रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पे है? पंजाब में है, गुजरात में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान में। आपको इसका आंसर करना है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सब में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से। तो आपको बताना है कि जो रंगपुर है वो कहां पे स्थित है। पंजाब में है, गुजरात में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो बहुत आसान प्रश्न क्या है, लेकिन हाँ इसका मैं अभी आपको एनालिसिस बताता हूं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ये जो जगह है वो गुजरात में स्थित है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो रंगपुर के बारे में पूछा गया है। अब देखिए, आपको भारत के मानचित्र में रंगपुर जो है यहां पर दिखाई देगा, यानी रंगपुर कल्चर ये यहां पर दिख रहा है। यानी ये हो गया कि काठियावाड़ प्रायद्वीप, रंगपुर कहां पे है? गुजरात में है। और गुजरात के किस भाग में है? तो गुजरात के काठियावाड़, है ना, काठियावाड़ को भी याद रखेंगे, काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। अब देखिए, रंगपुर की जो खोज की गई थी वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया है। रंगनाथ राव के द्वारा किया गया है। और गुजरात में सुखभादर नाम के नदी के किनारे, सुखभादर नदी के किनारे स्थित है। और जब भी आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़िएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़िएगा, तो ये मैटर करता है कि आप उन बातों को याद रखें जो यहां पे मिला है। तो जो रंगपुर जगह है वहां पे क्या क्या पाया गया है। तो रंगपुर में ध्यान रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया था वो धान की भूसी, धान की भूसी के ढेर यहां पे, है ना, मिले थे। इसके अलावे याद रखेंगे कि यहां पे कच्ची ईंटों के दीवार, कच्ची ईंटों के दीवार, इसके साथ साथ नाली मिला है, मृदभांड मिला है। तो इन सब बातों को भी आपको याद रखना है। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी पुरातात्विक स्थल है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो वो जगह किस स्थान पे लोकेट, यानी कि उसका लोकेशन याद रखिए। अगर वो किसी नदी के तट पे है तो उस नदी के नाम को भी आप याद रखेंगे, और वहां पे खुदाई से क्या प्राप्त हुआ है। तो हमेशा पढ़ने के क्रम में आप लोग अपने दिमाग में एक फ्रेम बना लीजिएगा कि अगर कोई स्थल को पढ़ रहे हैं तो उस स्थल से संबंधित किन किन बातों को याद रखना है, उसका लोकेशन वो कहां पे स्थित है। तो लोकेशन जरूर याद रखेंगे, उसकी खोज कब की गई है या किसके द्वारा की गई है उस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावे खुदाई में क्या कुछ मिला है इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बना लेंगे आप लोग, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का इसी के माध्यम से। और बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहां पर दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या फिर कुशीनगर में। तो इन चार विकल्पों का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर बताना है। भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध के द्वारा कहां पर दी गई? बुद्धा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राचीन भारत के इतिहास से याद रखेंगे कि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़िएगा, उसके बाद ये सब सवाल आना शुरू हो जाएगा, बौद्ध और जैन धर्म। तो वैशाली को याद रखेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश की अनुमति, अपना वैशाली याद रखेंगे। नेक्स्ट, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे, कालकाचार्य थे या फिर देवर्धि क्षमाश्रमण थे? तो आपको इसका आंसर करना है, सही उत्तर बताइएगा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब देखिए, जैन में जब विभाजन हुआ तो एक तो श्वेतांबर हो गया और दूसरा दिगंबर हो गया, दिगंबर संप्रदाय हो गया। तो श्वेतांबर वाले नाम से ही स्पष्ट है कि ये श्वेत वस्त्र धारण करते होंगे और ये नग्न रहते हैं। तो प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। आप लोग याद कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो इन्हीं जैन मुनि के साथ वो चला गया चंद्रगिरी के पर्वत पर, कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया था। तो इन भद्रबाहु के नाम को भी आप याद रखेंगे। वैसे आपको जो सवाल पूछा गया वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक के रूप में पूछा गया, तो स्थूलभद्र के नाम को आप याद रखिएगा। इसके अलावे नेक्स्ट सेशन में और भी इसमें मैं डीप चला जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वो जोड़ी है आपको बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। प्रद्योत, अंग, उदयन, वत्स, प्रसेंजित, कौशल या फिर अजातशत्रु मगध। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये वैसा सवाल है जिसमें आते के साथ आप लोग हिट कर देंगे। और इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रद्योत। ये कहां का था? अवंती का था, अवंती का था। आपने प्रद्योत याद रखिएगा, अंग का शासक ना होकर के अवंती का शासक था, है ना। नेक्स्ट,
मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, मैं आप लोगों को अभी क्लियर बताऊंगा। अभी आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और नंदवंश को छोड़ देते हैं। तो नंदवंश से एक बार बहुत हल्का सवाल पूछा गया था कि मौर्यों के उत्कर्ष से पहले मगध पे किसका शासन था? तो नंदों का था। तो मगध का सम्राट, इसका नाम है महापद्म नंद। उत्तर हो गया इसका ऑप्शन डी। अब देखिए अपरो परशुराम इसलिए कहा गया क्योंकि मौर्यों के उत्कर्ष से पहले नंद यानी कि महापद्म ने मगध का सर्वाधिक विस्तार किया था। याद करेंगे आप लोग, जब महापद्मनंद पढ़ाया गया था तो आपको यह भी बताया गया था कि इसकी यानी कि नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई थी, और इससे पहले यानी कि शिशुनाग वंश का शासन था। तो नंदीवर्धन की हत्या करके, यह भी पूछा जा सकता है कि किसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना। तो नंदीवर्धन का यानी कि कालाशोक के जो पुत्र थे उसमें सबसे लास्ट में नंदीवर्धन का ही शासन रहता है। तो नंदीवर्धन के को मार करके मगध पे नंद वंश की स्थापना करता है। और इसको बहुत सारे लोग इसकी जाति पे चले जाते हैं, क्योंकि भारत में तो जाति एक सच्चाई भी है, और जाति का चर्चा कर दिया जाए तो इसमें सब लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो इसकी जाति नाई बताया जाता है। अब देखिए अगर इस प्रकार का स्तरहीन सवाल तो आयोग को नहीं पूछना चाहिए कि वो किस जाति से संबंधित था। अगर आयोग ऐसा पूछती इसका मतलब ये हो गया कि वो सबसे निकृष्ट कोटि का सवाल यहां से उठाती है। तो अब यहां पे ये याद रखना है कि महापद्मनंद के बारे में ये बताया गया था कि ये कली का वंश था, सर्व छत्रांतक बताया गया, यानी कि संहार करने वाला था। और अपरो परशुराम भी कहा गया था क्योंकि इसने मगध में मतलब इसका जो साम्राज्य था गंगा घाटी होते विंध्य पर्वत को लांग गया, यानी कि मध्य भारत में प्रवेश कर गया। तो विंध्य पर्वत के उस पार तक साम्राज्य का प्रसार करने वाला जो शासक था वो महापद्म नंद ही था। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि इसी शासक को पुराणों में उग्रसेन कहा गया। ये सवाल उग्रसेन है ना, तो पुराणों में इस शासक को उग्रसेन भी कहा गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और नंद वंश में कुल 9 शासक थे, है ना। धनानंद को भी आप याद कर सकते। धनानंद पर अगली बार सवाल में पूछूंगा। तो महापद्मनंद के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि मगध पे नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। महापद्मनंद को दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया था। इसके अलावा मौर्यों के उत्कर्ष से पहले महापद्मनंद ने मगध का सर्वाधिक विस्तार किया। इसकी सीमा गंगा घाटी को होते विंध्य पर्वत को पार कर गई थी, है ना। इसके अलावे इसके शासन में कलिंग आ गया था, अंग आ गया था, अश्मक आ गया था, है ना, वितिहोत्र आ गया था। इसके अलावे है भी आ गया था। तो इन सबको भी आप याद रखिएगा। काशी, कलिंग, इन सबको मगध में शामिल करने वाला जो शासक था वो महापद्म नंद ही था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बनाइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 1 ओटावा, 2 मॉन्ट्रियल, 3 क्यूबेक और 4 कैस्पर, है ना। कैस्पर, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और ओटावा। अब आपको बताना है कि इस कूट का इस्तेमाल करते हुए आपको ए, बी, सी और डी में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ करके बताइएगा। कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है? एक मॉन्ट्रियल है और दूसरा क्यूबेक है, यानी कि इसमें 2 और 3। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे, केवल 2 और 3 सी। ये दिया गया था कि इधर में बी रखा जाएगा और इधर में सी, तो ये थोड़ा सा क्रमिक इसका जो है वो बी नीचे चला गया है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। तो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। अब आप इस मैप को देखिए, इस मैप को देखिएगा, यहां से कैसे सवाल पूछा जा सकता है। सेंट लॉरेंस नदी जो है लेक ओंटेरियो से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाकर के ये नदी गिर जाती है। यहां पे आप लोग देखिए मॉन्ट्रियल शहर है, यहां पे क्यूबेक शहर है। ये दोनों शहर कनाडा का जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अब याद रखेंगे कि मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सेंट लॉरेंस पे तो है, लेकिन सेंट लॉरेंस एक झील को एक महासागर से जोड़ती है, यानी कि वो नदी जो अटलांटिक महासागर को ग्रेट लेक्स से जोड़ती है। ये पूरा का पूरा जो जगह है वो ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स पे अगली बार मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। तो ऐसा सवाल नया बन सकता है कि विश्व की वह कौन सी नदी है जो अटलांटिक महासागर को ग्रेट लेक्स से जोड़ती है? तो सेंट लॉरेंस नदी को ही आप याद रखिएगा। ये वो नदी है जिसके माध्यम से अमेरिका और कनाडा
एक तरफ देखिए कनाडा का है और एक तरफ यूएस का है। ये दोनों का दोनों जो देश है वो व्यापारिक लाभ भी लेता है। और मॉन्ट्रियल बहुत जैसे मान लीजिए कि एरोस्पेस के मामले में अग्रणी राज्य है। मतलब कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर अपने एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए विश्व में जाना जाता है। इसके अलावा अभी हम लोग गेम जो खेलते हैं यानी कि एनिमेशन के तकनीक के क्षेत्र में, गेमिंग के तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे है। आप लोग बोम्बार्डियर करके कंपनी है जो मेट्रो पे देखे होंगे, वो लिखा रहता है तो वो यही का है ना। इन सब बातों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो मॉन्ट्रियल है वो एक बंदरगाह भी है ना, बंदरगाह है, नदी के माध्यम से सागर से जुड़ा हुआ है तो बंदरगाह भी है, क्यूबेक भी बंदरगाह है ना, इसको याद रखिएगा। और यूएस का न्यूयॉर्क भी याद रखेंगे। न्यूयॉर्क जो राज्य है वो सेंट लॉरेंस नदी के एक पार ही है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और कुछ दूरी तक सेंट लॉरेंस नदी एक तरफ यूएसए और एक तरफ कनाडा, इनकी सीमा भी बनाती है। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से तो अच्छे से बना दीजिएगा। सेंट लॉरेंस पे जो भी सवाल बन सकता है वो मैंने आप लोगों से डिस्कशन कर दिया। इसके अलावा आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि वो जगह है जो गर्मी के दिन में 26 डिग्री टेम्परेचर यहां पहुंचता है, जाड़े में 10 डिग्री भी हो जाता है, माइनस में भी चला जाता है, तो जम भी जाती है सेंट लॉरेंस नदी। तो ये सवाल अगर इस तरीके से रहे तो आप लोग बना दीजिएगा। नेक्स्ट है माउंट एकंकागुआ। आप लोग एवरेस्ट बहुत पढ़ते हैं। एकंकागुआ किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? अल्ताई की है, यूराल का है, जैग्रोस का है या फिर एंडीज का है? आपको इसका आंसर करना है। माउंट एकंकागुआ किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका उत्तर है एंडीज। देखिए माउंट एकंकागुआ आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, माउंट एकंकागुआ, ये एकंकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। और एंडीज याद रखेंगे बहुत, मतलब कि ये लगभग 7000 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। हिमालय तो 2400 किलोमीटर ही लंबा है लेकिन इसकी लंबाई 7000, लेकिन हिमालय पश्चिम से पूरब है और ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। तो एकंकागुआ पर्वत की चोटी है, कहां पे स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला में ये स्थित है। इसके अलावे एकंकागुआ अर्जेंटीना देश में स्थित है। अब एक और अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि एकंकागुआ ये जो पर्वत चोटी है क्या ये वोल्केनिक माउंटेन है, क्या ये ज्वालामुखी पर्वत है? तो नहीं। एकंकागुआ एक तरफ से पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत महासागर का एक प्लेट है जिसका नाम नजका भी कह देते हैं, और दूसरा दक्षिण अमेरिकी प्लेट। इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है और इसकी सर्वोच्च चोटी वोल्केनिक ना होकर के वलित ही है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दो प्लेटों के कन्वर्जेंस के कारण, दो प्लेटों के अभिसरण के कारण एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। जिस तरीके से हम लोग हिमालय में देखते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण इंडियन प्लेट और एशियाई प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है, अभिसरण से हुआ है, ठीक वैसे ही पैसिफिक और एक तरफ से साउथ अमेरिकन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि हिमालय पर्वत का निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से होता है, वहीं एंडीज पर्वत का निर्माण एक तरफ महासागरीय प्लेट और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। तो अगर ऐसा सवाल रहे कि निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हुआ है, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा इसका नाम हो सकता है। अगर यही आपको हिमालय रहेगा तो हिमालय का आंसर मत कीजिएगा क्योंकि वो दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है? बोर्नियो, ऑप्शन ये बोर्नियो 1 है, 2 में मेडागास्कर, 3 में न्यू गिनी और 4th में बैफिन। ये सब सवाल का जो नेचर है वो आपके बीपीएससी में पूछे जाने वाले सवाल के जैसा ही है। आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन बनाइए। हल्का सवाल भी है, 1 से लेके 5 तक आप लोगों ने हल्का बनाया है, आगे भी हल्का सवाल मिलेगा, लेकिन थोड़ा पे यहां पे दिमाग का एक्सरसाइज हो जाए, आप लोग इसको बनाइए। कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है? अब याद रखेंगे 1 और 2, ऑप्शन ए सही जवाब है। बोर्नियो और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। कैसे स्थित है? आप लोग इस वर्ल्ड मैप को देखिए। वर्ल्ड मैप को आप लोग देखेंगे तो ये पूरा सेक्टर जो है इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर का दिखाई देगा। बोर्नियो याद रखेंगे कि एक तरफ से हिंद महासागर और एक तरफ से पैसिफिक, एक तरफ से हिंद महासागर पैसिफिक दोनों के पॉइंट पे, मिलन स्थल पे है। इसी कारण से बोर्नियो को भी हिंद महासागर का ही पार्ट माना जाता है। और मेडागास्कर ये हो गया, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 द्वीप, यानी कि इस ऑप्शन के 2 द्वीप
बोर्नियो और मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। न्यू गिनी पैसिफिक में हो गया और बैफिन आर्कटिक महासागर में है। इस कारण से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक बार अच्छे से आप लोग सारे महाद्वीपों के बारे में पढ़िए, पैसिफिक के बारे में पढ़िए, कौन कौन सा द्वीप वहां पे है, अटलांटिक का कौन कौन सा द्वीप है, हिंद महासागर में कौन कौन सा द्वीप स्थित है ना। तो इस तरीके से आपकी तैयारी एक लेवल पे पहुंचेगी, अदरवाइज आप लोग घटना चक्र में ही रह जाइएगा। ठीक है, टीआरई 4.2 का बैच स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। काल बैसाखी का संबंध है नेपाल से, पाकिस्तान से, भारत से या फिर बांग्लादेश से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। काल बैसाखी का संबंध पूछा गया। अब आप लोग बताइएगा, जैसे सवाल पूछा गया था टीआरई में ही कि काल बैसाखी का संबंध किससे है। अब यहां पे देश का नाम वो पूछी है, राज्य का नाम हमने आप लोगों से देश का नाम पूछ लिया, तो आसान है। अब आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नेपाल नहीं, पाकिस्तान नहीं, भारत और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन सी 3 और 4 इसका सही उत्तर है। काल बैसाखी भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी अपना प्रभाव छोड़ती है। तो काल बैसाखी का संबंध 2 देशों से है, भारत से भी है और बांग्लादेश। ये है क्या, ये प्री मॉनसून चक्रवात का एक रूप है, याद रखिएगा, है ना। यानी कि इस चक्रवात के माध्यम से प्री मॉनसून बारिश होती है भारत में भी और बांग्लादेश में भी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में पहली अधिवेशन हुई थी, बंबई में हुआ था। और इसका संबंध पूछा गया है कि आप बताइए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है। इंडिया काउंसिल की समाप्ति, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन दोनों में कराया जाए, सैन्य व्यय में वृद्धि कराया जाए, वस्त्र पर आयात कर लागू किया जाए। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का संबंध निम्नलिखित में से नहीं, ये पूछा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुई थी तो उसमें कांग्रेस ने 9 सूत्री मांग को ब्रिटेन सरकार के समय रखा था। उस मांग में पहला मांग इंडिया काउंसिल के समय था। देखिए, जब कांग्रेस बनी थी तो उसमें 1885 की बात यह है, तो जब कांग्रेस आ गई अस्तित्व में तो उसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना एक मांग पत्र रखा जिसमें यह कहा कि ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे। उसमें पहला मांग था कि रॉयल कमीशन को समाप्त किया जाए, इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए और भारत शासन विधान की जांच की जाए, है ना। यानी कहने का मतलब कि भारत में जो ब्रिटिशर्स देश चला रहे हैं और वो किस प्रकार से चला रहे हैं, है ना, उसकी जांच की जाए। दूसरा ये था कि इंग्लैंड में जो इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई जिसका वेतन भारत से भी जाता था उसको समाप्त किया जाए। तो ये अधिवेशन का मांग था। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर कराया जाए और इसके साथ साथ सिविल सेवा में आयु उस समय 19 साल था, इसको बढ़ा करके 23 वर्ष करने की मांग की गई थी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सिविल सेवा में एज को बढ़ा करके 23 करने की बात कर दी गई थी। सैन्य व्यय में कटौती की जाए, यही ऑप्शन इसका यहां पे प्रश्न जो पूछा गया है उसके अनुसार सही नहीं है। तो सैन्य व्यय में देखिए, जो सैन्य व्यय है इसका मतलब क्या हो गया कि भारत से जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में सैन्य कार्यों पे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, इसका सीधा प्रभाव भारतीयों के ऊपर में पड़ रहा है। यही कारण है कि भारतीयों ने मांग कर दिया कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए, है ना। तो इस कारण से ये विकल्प सही हो गया। इस प्रश्न के अनुसार वस्त्र पर आयात कर लागू करने की मांग की गई थी। याद रखिएगा, वस्त्रों पे आयात कर अगर लागू न किया जाता तो ब्रिटिश कपड़े भारत में काफी सस्ते पड़ रहे थे। इस कारण से यहाँ का जो पारंपरिक उद्योग था वस्त्र का वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। इससे कंपटीशन नहीं कर पाया क्योंकि इसके द्वारा जो कपड़ा आ रहा था वो सस्ता पड़ता था, मार्केट में सस्ता मिल जाता था। इस कारण से भारतीय जो कपड़े का व्यापार था वो ठप पड़ने लगा। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो प्रथम अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 9 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसमें यह था कि एक तो ये भी पॉइंट था इसमें कि केंद्रीय और प्रांतीय जो व्यवस्थापिका सभाएं हैं इसमें भारतीय लोगों का जो प्रतिनिधित्व उसको बढ़ाया जाए, है ना। इसके अलावे बर्मा को भारत से अलग करने की भी बात यहां पे की गई थी। और एक बात और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही यह तय कर दिया गया था कि इसका अगला सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया जाए। इसका अगला सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया जाए। आज का कोलकाता उस समय का कलकत्ता था, ये बुलाए जाने की बात की गई थी। तो 9 पॉइंट में से कम हमने आपको 8 पॉइंट बता दिया, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पहला यही था कि भारत शासन विधान की जांच की जाए, दूसरा था सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और इसके लिए भारत में इसका एग्जामिनेशन कराया जाए और भारतीयों की एज 19 से बढ़ा करके 23 की जाए। इसके अलावे
सैन्य व्यय में कटौती की जाए। इससे भारत का जो अर्थव्यवस्था है बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, यानी कि भारतीयों पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। इस कारण से भारतीय ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वस्त्रों पर आयात कर को लागू किया जाए, इन सब बातों का प्रावधान किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को, 26 दिसंबर 1928 को, या फिर 27 मई 1930 को। यह भी सवाल आपको एक लेवल का दिखेगा। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ऑप्शन है 8 नवंबर 1927 को। देखिए इसमें क्या था, साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में, लेकिन 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाए, ताकि वो कमीशन ये बात की समीक्षा कर सके कि जो एक्ट को लागू किया गया है वो किस दिशा में आगे बढ़ा है, वो कहां तक प्रगति कर चुका है। तो इस प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1919 के एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था कि हर 10 वर्षों के पश्चात एक आयोग का गठन कर दिया जाएगा, है ना। और इसी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 27 दिख रहा है और 1919 में 10 वर्षों के बाद की गई थी, तो 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव था। इस कारण से 1970 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था, और इसमें कुल 7 मेंबर थे जो कि पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स थे। अब भारतीयों को लगा कि सारे के सारे आयोग के सदस्य ब्रिटिशर्स हैं, तो अब हमारी बातों को सुनेगा कौन, या हमारी अनुसार कैसे इस कमीशन के लोग कुछ कोई भी मुद्दा रख सकते हैं, है ना, या सिफारिश साइमन कमीशन का जाएगा, उसमें हमारा हित कौन रखेगा, हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इस कारण से साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध हुआ था, और यह विरोध इस स्तर पे हो गया कि जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, तो मुंबई में पूरी तरीके से इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जुलूस निकाला गया, प्रदर्शन किया गया। तो इस 1928 के बाद अब साइमन के पास यह स्थिति हो गई कि वो अपनी सिफारिश कब रखे, है ना, उसको संकट आ गया। अब याद रखिएगा, जैसे ही मुंबई के बाद साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है, तो लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और लाहौर में लाला लाजपत राय पे पुलिस की लाठी चलती है, और दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है, यानी कि पुलिस की लाठी से उनका निधन हो जाता है। इतना चोट ही लग गया था उनको। इसके बाद साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ जब पहुंचता है, तो इस लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। यहां पे लखनऊ में ही जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लाठी चलती है, यानी कि नेहरू को भी लाठी से चोट लगती है। और इसके बाद याद रखिएगा, साइमन कमीशन का जब पूरा विरोध होना शुरू हुआ, तो इसके बाद 27 मई, यानी कि इसको अपनी रिपोर्ट पेश करते करते समय लग गया 27 मई 1930, और इस दरमियान साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है और 1929 में भारत आता है। तो यह सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया था। तो 2 बार इसके सदस्य भारत विजिट किए थे, 1928 में और 1929 में। इस बात को याद रखेंगे। एक सवाल और बनाइए इसी पे आधारित। साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए बनाए गए कमेटी का सदस्य में निम्नलिखित में से कौन बना था? अब आपको यह बताना है कि सहयोग करने के लिए जब पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो भारत में कुछ राजा, कुछ जमींदार और कुछ प्रबुद्ध लोग साइमन कमीशन का सहयोग भी करना शुरू कर दिए थे, और इसको लेकर के बंबई में एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। और इसी के मेंबर के रूप में आपको यह सवाल का जवाब देना है कि कौन बने थे। तो भीमराव अंबेडकर को याद रखेंगे। जब पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, तो कुछ लोग साइमन कमीशन का सहयोग भी करना चाह रहे थे, और उसमें एक कमेटी का गठन किया गया था बॉम्बे में। इसके मेंबर के रूप में अंबेडकर भी शामिल थे। इस बात को भी आप याद रखेंगे। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये बहुत आसान सवाल है, आप लोग बताइए। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु, है ना, अब आपको पता होगा पूर्ण स्वतंत्रता 1928 याद रखेंगे। 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। आ गया भूगोल का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, या फिर शनि है? आपको इसका आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, सब लोग बना रहे हैं आप लोग? फैदौल हक हैं, राहुल शर्मा हैं, ठीक है, आप लोगों से बन रहा है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कुछ आसान प्रश्न भी रहेंगे मेरे सेशन में, और कुछ कठिन भी रहेगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा। अलोन, नीरज, ठीक है। अब इसका 14 का ए, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का रहा।
तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? वैसे तो है शुक्र, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है ना, तो शुक्र नहीं है, तो इस कारण से इसका उत्तर हो जाएगा मंगल। अब इसको आप लोग फोटो के माध्यम से समझिए। सूरज हो गया, सूर्य के सबसे निकट मरकरी यानी कि बुध है, उसके बाद शुक्र यानी कि वेनस है, और फिर अर्थ है, और फिर मार्स है। तो ये जो वेनस है ये सबसे नजदीक है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो आपको मार्स लगाना है ना। और उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा, यानी कि शुक्र के बाद पृथ्वी से नजदीक है मंगल, और उसके बाद बुध, और फिर बृहस्पति, और फिर शनि। तो क्रमशः दूरी के आधार पर भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप 3-4 ग्रहों का नाम बताइए जो पृथ्वी के सबसे नजदीक में है। तो शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, शुक्र के बाद याद रखिएगा 1 नंबर पे शुक्र है, 2 नंबर पे मंगल हो गया, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद जुपिटर है बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न शनि, उसके बाद यूरेनस अरुण, और उसके बाद नेपच्यून हो गया वरुण, है ना। तो इन सब बातों को आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का डेंसिटी घनत्व तो सर्वाधिक है? अरुण है, बृहस्पति है, शनि है, या फिर बुध है? आपको इसका अरुण मतलब यूरेनस हो गया, बृहस्पति हो गया जुपिटर, शनि हो गया सैटर्न, और बुध हो गया मरकरी। तो किस ग्रह का घनत्व तो सर्वाधिक है? अब आपको इसका आंसर करना है। देखिए, जब भी ग्रह की बात की जाएगी तो इस ग्रह में, यानी कि जो प्लेनेट की बात की जाएगी उसमें एक आंतरिक इंटरनल हो जाता है आंतरिक ग्रह, और दूसरा आउटर यानी कि बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों की विशेषता क्या है कि ये आकार में छोटे हैं। आंतरिक ग्रह आकार में छोटे हैं, इनका आकार छोटा है लेकिन इनका घनत्व ज्यादा है, इनका घनत्व ज्यादा है। वहीं जो बाह्य ग्रह हैं ये आकार में बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, लेकिन इनका घनत्व कम है, इनका घनत्व कम है। अब आकार छोटा, तो 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये छोटे ग्रह हैं लेकिन इनका घनत्व ज्यादा है। वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आकार में बड़े हैं लेकिन इनका घनत्व कम है। तो पूछा गया घनत्व सर्वाधिक है, तो इसके उत्तर में हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध का घनत्व इन सब में सर्वाधिक है। और ये सब बड़े ग्रह हो गए, इस कारण से इनका आकार तो बड़ा है लेकिन घनत्व इनका कम है ना। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल आयोग पूछती है आप लोगों से, है ना, नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी हुई बेसिन को कहा जाता है? पेडिमेंट है, बजादा है, बाल्सन है, या फिर प्लाया है? आप लोग बताइए इसका आंसर। आप लोग ये सब सवाल छोड़ करके बीपीएससी आयोग में जाते हैं, उसको मैंने इंडिकेट किया है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से, जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सवाल नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा? फिजिकल ज्योग्राफी। मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई बेसिन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बाल्सन कहा जाता है। बाल्सन को याद रखिएगा। अब सवाल है कि पेडिमेंट क्या है, बजादा क्या है, प्लाया क्या है? इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए और मन में कल्पना कीजिए कि आप लोग अरावली को आप लोग चिंतन करेंगे। आपको अगर अरावली का विजनरी फॉर्मेट याद आ रहा होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि अरावली कहाँ है? तो भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र में है। तो ये जो बाल्सन है या पेडिमेंट है, प्लाया है, बजादा है, ये किस क्षेत्र का हो गया? तो ये शुष्क प्लस अर्धशुष्क, यानी कि एरिड और सेमी एरिड, इस प्रदेश की ये सब की सब टोपोग्राफी है, स्थलाकृति है। अब आपसे पूछा गया है कि पर्वतों से घिरी हुई बेसिन को कहते हैं बाल्सन। आप लोग इसको एक सिंपल वे में समझिए। मान लीजिए कि अरावली पर्वत है, अब आपको पेडिमेंट समझना है। अब देखिए जो शुष्क क्षेत्र है तो अरावली का जो फुटहिल हो गया, फुटहिल पे इरोजन का काम होगा, अपर्दन का काम होगा, वेदरिंग होगा, अपक्षय होगा। तो इस कारण से इसका जो तलहटी में जो चट्टान होगा वो टूटेगा, है ना, खंडित होगा। तो पेडिमेंट का निर्माण होता है फुटहिल में। कहां पे? शुष्क क्षेत्रों में, पर्वत के फुटहिल में चट्टानों के अपर्दन के द्वारा पेडिमेंट का निर्माण होता है। उसके बाद बजादा पूछ दिया गया है। तो पर्वतों के क्षेत्र में जहां भी नदियां बहती हैं और इसके फुटहिल पर जो निक्षेप कर देती है, जैसे आप लोग गंगा के मैदानी भागों में देखिएगा तो इसी को जलोढ़ पंख कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख। ठीक वैसे ही शुष्क क्षेत्र में यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के फुटहिल पे जो नदी कुछ निक्षेप कर देती है उस निक्षेप को बजादा कहा जा रहा है। बाल्सन हो गया
कि अपरदन के कारण पर्वतों के यानी कि दो किनारों के बीच में एक बेसिन घाटी बन जाती है, उसको हम लोग बाल्सन कहते हैं। और इसी बाल्सन के किसी हिस्से में अगर झील का निर्माण हो जाए, उस झील को हम लोग प्लाया कहते हैं। तो आप लोग प्लाया झील को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्लाया झील जो है वो कहां बनता है, तो एरिड या सेमी एरिड, शुष्क और अधशुष्क क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में प्लाया झील का निर्माण होता है। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, आपको दिख रहा होगा बाल्सन। तो पर्वतों में ध्यान रखिएगा, दो ऊंचाई वाले किनारों के मध्य में घाटी नुमा या बेसिन नुमा आपको स्थलाकृति दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका हो गया, ये बाल्सन कहलाया है। फुटहिल पे देखिए बजादा का निर्माण हुआ है। अगर कोई नदी बह रही है तो अपने साथ जो मलबा है वो फुटहिल में जमा कर देगी, है ना। एलुवियल फैन, इसी को हम लोग मैदानी क्षेत्र में कहते हैं। तो जो एलुवियल फैन है ना आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में दिखाई देगा, उसको हम लोग बजादा कहते हैं, ठीक है। और पीडमोंट क्या हो गया, पर्वत के क्षेत्र में जो चट्टान है अगर अपरदित हो गया, उसको हम लोग पीडमोंट कहते हैं। और इसी बाल्सन के किसी हिस्से में जल भर जाए, उसको हम लोग प्लाया लेक कहते हैं। आपको ये लेक दिख रहा होगा, ये झील आपको दिख रहा होगा, है ना। तो 4 पॉइंट को याद रखिएगा, क्या पीडमोंट है या, है ना, क्या बाल्सन है, क्या प्लाया है और क्या बजादा है, ठीक है। कैबिनेट मिशन की आगे आपके लेवल का सवाल जिसकी आपको तलाश रहती है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये आप लोग सब बना देंगे। क्या लिखे हैं, शकुन मैं भी चलाती हूं। नेक्स्ट है किरण शर्मा। आप लोग इसका आंसर कीजिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन सी, पैथिक लॉरेंस, है ना। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे, एवी अलेक्जेंडर, क्लीमेंट टेटली और पैथिक लॉरेंस। तो ये लॉरेंस जो था वो अध्यक्षता कर रहा था, चेयरपर्सन था ये, ठीक है। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 में, 1859 में, 1861 में या फिर 1863 में। पील कमीशन का गठन कब किया गया था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसका फटाफट आंसर करेंगे। इस आयोग के बारे में याद रखिएगा, इस आयोग का बहुत अच्छा, आप कहिए कि जब परेशान हो गए इंग्लैंड तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं। भारत में 1857 में क्रांति हुई थी और इस क्रांति के बाद 1859 में पील आयोग का गठन किया गया था। इससे जुड़ा एक और सवाल है, इसी कारण से इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, आपको इसका उत्तर बताना है। हाँ, 71st बीपीएससी का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इस क्लास में शामिल कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स पीटी और मेंस दोनों का है, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए। 1857 के विद्रोह के बाद पील आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था। भारत के सैन्य प्रशासन की जांच पड़ताल करना, आयु कम करके सिविल सेवा में और अधिक भारतीयों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करना, अंग्रेज और रियासतों के बीच में संबंधों, भविष्य के संबंधों का खाका तैयार करना, एक रोडमैप तैयार करना, और भारत में पश्चिमी शिक्षा की बुनियाद नींव डालना। उत्तर बताइए। पील कमीशन का उद्देश्य था भारत के सैन्य प्रशासन की जांच करना। 1857 में भारत में एक जबरदस्त क्रांति हुई थी, है ना। और इस क्रांति के बाद से अब अंग्रेजों की चूल हिल गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि 1857 के पहले कंपनी का शासन था और कंपनी के शासन के बाद ये चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। उसके बाद क्राउन ने यह व्यवस्था की कि भारतीय सैनिकों के बीच में किस प्रकार के असंतोष फैले हैं उसका अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि अब उनको लगा कि अगर हम सैन्य रूप से अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारा भारत पे लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि पील कमीशन का गठन कर दिया गया कि भारत के सैन्य प्रशासन की जांच पड़ताल करके हमें वो रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि हमें करना क्या चाहिए। तो जब पील कमीशन भारतीय सैन्य प्रशासन की जांच कर रही थी तो उसने अपने रिपोर्ट में बताया कि भारतीय जो सैनिक हैं उनके वेतन भत्ते काफी कम हैं, जो भी अलाउंस मिलता है वो काफी कम है, उसमें वृद्धि की जाए, ऐसा पील कमीशन का सुझाव था। लेकिन पील कमीशन ने यह सुझाव दिया कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम की जाए और ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ाई जाए, है ना। और उसके बाद जो सेना में जो उच्च पद है उस उच्च पद पे भारतीयों की नियुक्ति न की जाए, ब्रिटिशर्स ही बने रहें। तो पील कमीशन का यह सुझाव ब्रिटिश सरकार को जाता है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो 1857 के बाद पील कमीशन का उद्देश्य था भारत के सैन्य प्रशासन की जांच पड़ताल करना। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1861 में,
1909 में, 1919 में या फिर 1935 में? तो बताइए इंडियन सिविल सर्विस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपको इसका आंसर करना है। बहुत आसान जवाब है, उत्तर इसका ऑप्शन ए 1861। ठीक है, वन लाइनर जैसा सवाल है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाना गाया गया था? वंदे मातरम जो गीत है वो गाया गया था 10वें, 11वें, 12वें या फिर 13वें? ये आप ही लोगों के लेवल का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो 12वें अधिवेशन में, याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में, है ना। और इसकी अध्यक्षता की गई थी रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसका अध्यक्षता किया था। यह अधिवेशन कहां पे हुआ था? आज के कोलकाता में। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कि 1896 में कलकत्ता में संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाना या वंदे मातरम गीत गाया गया था, है ना। तो वंदे मातरम को आप याद रखिएगा। बंग भंग के विरोध में बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? आपको इसका आंसर करना है। 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 11 अक्टूबर 1905 को या फिर 16 अक्टूबर 1905? तो शोक दिवस कब मनाया गया था? आप लोगों से पूछा गया था। देखिए 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया कि बंगाल को 2 भागों में बांटना आवश्यक है क्योंकि प्रशासनिक असुविधा हो रही है। तो 16 अक्टूबर 1905 को याद रखेंगे कि पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और अब यह ठान लिया गया कि इसका विरोध किया जाएगा और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हम लोग ब्रिटिशर्स को काउंटर भी करेंगे। इस कारण से पश्चिम बंगाल में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। मैं खाली हाथ लौट गया हूं, यह कथन किसका है? बताइए, बाल गंगाधर तिलक का है, दादा भाई नौरोजी का है, महात्मा गांधी का या फिर जवाहरलाल नेहरू का है? तो मैं खाली हाथ लौटा हूं, यह कथन बहुत सिंपल है, महात्मा गांधी का है। कहां से लौटे हैं? ब्रिटेन से। गोलमेज करके आ रहे थे। प्रसिद्ध दिल्ली समझौता हुआ था 1930 में, 31 में, 32 में या फिर 35 में? आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी और उस समय के वायसराय इरविन के मध्य दिल्ली समझौता हुआ था। ठीक है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने कितने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? 72 है, 75 है, 78 है या फिर 82 है? ये तो बहुत आसान सवाल है और इस पे बीपीएससी अच्छा खासा सवाल कई बार पूछ ली है अलग अलग प्रकार से। यह यात्रा कितने दिनों तक चली थी ये भी पूछ लिया गया है, कब शुरू हुई थी, कहां पे खत्म हुई थी, है ना। तो महात्मा गांधी ने अपने कितने सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी की? एक सवाल ये भी पूछा गया था कि ये जो यात्रा है दांडी से साबरमती है या साबरमती से दांडी है, ये भी सवाल पूछा गया है ना। तो कुल 78 सहयोगियों के साथ गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ये डेट याद रखिएगा। इस डेट का भारत में 2 घटनाओं से संबंध है। पहली घटना का सवाल आप लोगों से पूछा गया है और इसी दिन भारत में असहयोग आंदोलन की सूत्रपात कर दी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल या फिर शिवाजी? बहुत आसान सवाल है। राजेंद्र चोल का नाम आप लोग याद रखेंगे, राजेंद्र चोल का। सन्यासी विद्रोह में शामिल थे जमींदार, कृषक, शंकराचार्य के अनुयायी, शिल्पकार। अब आपको कूट का इस्तेमाल करना है और बताना है इसका उत्तर क्या है। सही जवाब बताइए आप लोग। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? मोहित कुमार बी, एमडी दानिश, कृषक। ठीक है, बहुत बढ़िया, कृषक जवाब दे रहे हैं आप। कल भी मेरी क्लास रहेगी 6 बजे से, कल भी मेरी क्लास रहेगी 6 बजे से और आप लोग 6 बजे उपस्थित होइएगा। हाँ, आपको अगर कठिन सवाल लग रहा हो या आसान लग रहा हो तो फीडबैक में बता दीजिएगा और स्कोर बताया तो बहुत अच्छा है। स्कोर से मुझे पता चल जाता है कि किस लेवल के लोग उपस्थित थे आज की वीडियो क्लास में। तो सन्यासी विद्रोह में शामिल थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सन्यासी विद्रोह में जमींदार भी शामिल थे, कृषक भी शामिल थे, शंकराचार्य के अनुयायी भी शामिल थे और शिल्पकार भी शामिल थे। देखिए, सन्यासी विद्रोह का संबंध था बंगाल से, सन्यासी विद्रोह का संबंध था बंगाल से। इस बंगाल में सन्यासी विद्रोह की शुरुआत की गई थी और इसमें
जो गिर संप्रदाय के सन्यासी थे उन्होंने बेसिकली भाग लिया, लेकिन इसमें कृषक भी शामिल हो गए थे, इसमें जमींदार भी शामिल हो गए थे और इसमें शिल्पकार भी शामिल हो गए थे। और इन सारे लोगों ने ब्रिटिश कोठियों पे अटैक किया, ब्रिटिश राजकोषों का जो जगह था वहां पे अटैक किया और अपने विद्रोह का प्रसार किया। यह विद्रोह इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स को बहुत कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। यह सवाल पूछा जा सकता है कि किसने इस विद्रोह को दबाया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कठोर सैन्य कार्रवाई करके इस विद्रोह का दमन किया था। इस विद्रोह का ही बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंदमठ में जिक्र करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि सन्यासी विद्रोह में शामिल होने वाले सारे जो भारतीय लोग थे वो वंदे या ओम मातरम का नारा लगा रहे थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम को उनके क्रमशः अलग अलग स्थानों के साथ पहचानिए। बंबई, मद्रास, मद्रास, कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास, चूंकि क्रमशः लगा है तो आपको पहले पूछा गया है तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का बताना है और फिर फोर्ट विलियम का बताना है। तो फोर्ट सेंट जो जॉर्ज था वो मद्रास में था, है ना। ये जो किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास और फोर्ट विलियम कलकत्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, किसने मद्रास की जगह प्राप्त की थी? कैप्टन हॉकिंस ने कर्नाटक के नवाब से, सर टॉमस रो ने हैदराबाद के निजाम से, चार्ल्स आइवरी ने वलीकोंडापुरम के राजा से, या फिर फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मद्रास की जगह फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त की थी। ठीक है, कल के क्लास में, कल क्लास 6 बजे से चलेगी, तो एक काम करेंगे आप लोग, अभी 17 नवंबर को प्रीलिम्स का डेट रखा गया है, आप लोग बहुत बढ़िया से भारत में यूरोपियन का आगमन पढ़ करके आइए। हो सकता है कि इस पे मैं 10 सवाल आप लोगों से पूछ लूं। भारत में यूरोपियन व्यापारी कंपनियों का आगमन, ठीक है, यूरोपियनों का आगमन। उसके बाद हिस्ट्री का एक ही चैप्टर रखते हैं, पॉलिटी में संवैधानिक विकास अच्छे से करके आइए। पॉलिटी का सबसे पहला संवैधानिक विकास। और ज्योग्राफी में आपको मैं 2 टास्क दे देता हूं। एक पहला कि आप भारत के भूगोल का कुछ जो सामान्य जानकारी है, जैसे भारत कहां कहां विस्तृत है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, ठीक है, इन सबको अच्छे से पढ़ करके आइए। इसमें हल्का सवाल भी होगा और थोड़ा नया सवाल भी होगा। तो भारत के बारे में जो सामान्य जानकारी है इसको आप करके आइए, इस पे सवाल पूछ लेता हूं। और एक फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल आप लोगों को देता हूं, है ना। एक कोई टॉपिक दे देते हैं, जिससे ब्रह्मांड के बारे में आप लोग पढ़ करके आइए, ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ये कम से कम 4 करके आइए, जिसमें हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया। और साइंस में एक काम कर सकते हैं कि बायोलॉजी का बहुत हल्का वाला है, उसका वर्गीकरण जो दिया गया है, पहला चैप्टर को पढ़ लीजिएगा आप लोग बायोलॉजी का। तो विज्ञान की विभिन्न जो शाखा हैं, जो ब्रांच है, जैसे मान लीजिए कि कौन सा ब्रांच सर्प का अध्ययन करने वाला या पक्षियों का अध्ययन करने वाला कौन सा विज्ञान है, तो इस टाइप में कर लीजिए। तो बायोलॉजी भी कर लीजिए और कुछ सवाल करंट अफेयर्स का पूछ लेंगे, 4-5 कुछ करंट अफेयर्स का। तो इस तरीके से 50 सवालों का एक फॉर्मेट आपको मैंने दे दिया है, इस पे करके आइए। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला टॉपिक आप लोग करके आइएगा, है ना। तो एक जो तैयारी रहेगी आपकी ठीक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहेगी, है ना। इधर उधर करने से क्या होता है कि मालूम चलता है कि आप लोग ना इसको पढ़ पाते हैं ना उसको पढ़ पाते हैं। ऐसे एक तारतम्यता, एक रिदम बना रहेगा, तो इस कारण से आपकी तैयारी एक सही वे में हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये वाला टॉपिक करके आइएगा, कल इस पे सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, मैं भी इसका फोटो ले लूंगा। और ये है, ये क्या है, सीटेट दिसंबर 2024 में जो सीटेट के विद्यार्थी होंगे वो ज्वाइन कीजिएगा। 93वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, प्रशासन से, या फिर शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। तो संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। ये तो बहुत आसान सवाल पूछा गया है। अब कल से हम टॉपिक वाइज आप लोग का टेस्ट लेंगे और डेली अगले दिन के लिए टॉपिक हम निर्धारित कर देंगे, वहां से सवाल आप लोगों से करा देंगे। तो आप लोगों को कहीं अगर ऐसा लगे कि हमसे वो पॉइंट छूट गया है तो रिवीजन कर लीजिएगा। तो 93वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता यानी कि संवैधानिक प्रावधान इतना कठोर कर दिया गया है कि वो अब निरंकुश जैसा लगने लग रहा है? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था 1909 का एक्ट है, 19 का एक्ट है, 35 का एक्ट है, 47 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। आपको इसका उत्तर बताना है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तो 1935 के एक्ट को ऐसा बताया गया था, है ना। और अलग अलग भारत के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने जो इंटेलेक्चुअल्स थे जैसे नेहरू थे, इसको बताया कि ये बुरा है ना, यानी कि रद्दी में फेंकने लायक है। तो इस तरीके से ओपिनियन भी बताया गया था। तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत था वो 1935 के एक्ट के द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के द्वारा प्रांतों को उनकी विधायी, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर था उससे वंचित कर दिया, यानी कि कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया? 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का एक्ट या फिर 1861 का एक्ट? आपको इसका आंसर करना है। और यह भी याद रखेंगे अगर प्रांत की बात की जाए, जिस प्रोविंस की बात की जाए, उसमें कौन से दो प्रोविंस थे जिसको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से, है ना, वंचित कर दिया गया? यानी कि एक का नाम था बॉम्बे, है ना, आज का मुंबई, और दूसरा मद्रास, तो 1833 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया था, यानी कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को अब विधि बनाने की पावर नहीं रही, वो ले लिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में रिप्रेजेंटेटिव जो संस्थाएं थी प्रथम बार स्थापित हुई थी? चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो किस अधिनियम में प्रतिनिधि संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी? आपको इसका आंसर करना है। उत्तर इसका ऑप्शन सी, 1861 के अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित कर दी गई थी। समझौते के द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों में 1962, हाँ ठीक है, 1962 में कौन सा यूटी, यूनियन टेरिटरी गठित किया गया था? पुडुचेरी है, गोवा है, दमन और दीव है या फिर लक्षद्वीप है? तो पांडिचेरी को याद रखेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संबंधित राज्यों के राज्यपाल या फिर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री? तो रीजनल काउंसिल के बारे में पूछा गया है कि इस रीजनल काउंसिल का गठन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर? उत्तर इसका ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया जाता है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भारत में कुल कितना क्षेत्रीय परिषद है? कुल कितना क्षेत्रीय परिषद है? नॉर्थ ईस्ट को शामिल करते हुए आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट को यानी कि उत्तर पूर्वी को शामिल करते हुए, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को शामिल करते हुए। संविधान के किस आर्टिकल में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? 11 है, 12 है, 3 अनुच्छेदों में किया गया है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 12। ठीक है। तो चूंकि 12 से लेके 35 तक का जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, तो संविधान के आर्टिकल 12 में, 12 में सबसे पहले यह बता दिया गया है कि राज्य, क्योंकि आप लोगों को मौलिक अधिकार में पढ़ना है कि राज्य इन बातों से अपने नागरिकों को या अपने व्यक्तियों को रक्षा करेगा, है ना। जो राज्य है वो नागरिकों की, है ना, और व्यक्तियों की रक्षा करेगा। तो सवाल है कि फिर राज्य क्या है, राज्य है क्या? तो उसी राज्य के बारे में बताया गया है कि क्या क्या राज्य में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 20 है, 21 है, 22 है या फिर 32 है? आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। पढ़ने में खूब मन लगाइए, जितना ज्यादा आप लोग स्टडी कीजिएगा और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है आपको थोड़ा अब सीरियस हो जाना है, टाइम ज्यादा देना है, ताकि जो जिस लेवल का डिमांड आयोग आप लोगों से करती है प्रीलिम्स परीक्षा में, उस लेवल को प्राप्त कर सके। अदरवाइज मालूम चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो सीढ़ी के इसी के ऊपर रह गई है और आयोग सवाल यहां से पूछ रही है ना। तो आप अपना लेवल बढ़ाते रहिएगा, लेवल बढ़ाएंगे। और लेवल बढ़ेगा कैसे? लेवल बढ़ेगा आपको सेल्फ स्टडी से। जितना ज्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी में फोकस्ड रहिएगा उतना बढ़िया आपका लेवल बढ़ते जाएगा। इसके अलावे मॉक टेस्ट जैसे सब टेस्ट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि जो गलतियां हो, यानी कि आपकी जो एक्यूरेसी हो
जो सटीकता हो, है ना, वो और अच्छा हो सके, है ना। मारक कहते हैं, जैसे डीआरडीओ भी मिसाइल का परीक्षण करती है ना, परीक्षण करती है, वो जांच लेती है कि हमारा मिसाइल युद्ध में सफल रहेगा कि फ्लॉप कर जाएगा, तो वो पहले जांच लेती है ना। तो ठीक वैसे ही आपको ये जांच लिया जाएगा तब जब आप लोग अपने ऊपर खूब निवेश कीजिए, यानी कि पढ़ने लिखने में खूब ज्यादा समय दीजिए। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 22। जब भी मौलिक अधिकार पढ़िएगा 22 को थोड़ा डीप पढ़िएगा, यहां से सवाल डीप में पूछा सकता है। 21 को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इससे पहले वाले जब क्लास चल रही थी तो मैंने उसमें बताया था कि 21, 22 और 20 ये मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया था, इस कारण से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया था? मोहिनी जैन, मेनका गांधी, सुप्रिया दत्त या फिर कनिष्का गोस्वामी? आपको इसका आंसर करना है, बहुत आसान सवाल पूछा गया है ना, तो बहुत आसान। मेनका गांधी को आप लोग याद क्यों करते हैं? विदेश यात्रा से संबंधित मुद्दा था, लेकिन मोहिनी जैन याद रखेंगे, मोहिनी जैन का जो मैटर था वो शिक्षा से संबंधित था। मोहिनी जैन ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि क्यों ना शिक्षा जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट हो, ठीक है। तो इसी बात में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो शिक्षा है वो मौलिक अधिकार है। इसके बाद 2010 में यह कानून लागू कर दिया गया था। वर्ष 1994 में 1994 में पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? स्वामीनाथन, दांतेवाला, गोईपोरिया या फिर नाडकर्णी समिति? उत्तर बताइएगा आप लोग। तो वर्ष 1994 में जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? सबसे पहला है वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद रेजिडुअल यानी कि अवशिष्ट घर्षित पर्वत के बारे में, ब्लॉक पर्वत के बारे में, या फिर ओशियनिक माउंटेन, सागरीय पर्वत के बारे में पूछा गया है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, इस प्रकार के पर्वत वलित पर्वत में पाया जाता है। चोटियां कह दिया, कोई एक चोटी नहीं है ना, चोटियां यानी कि जो भी चोटी है वो ऊंची है। तो वलित पर्वतों में सर्वाधिक, जैसे हिमालय में देखिए तो विश्व की टॉप 10 सर्वोच्च चोटी कहां पाई जाती है? तो महान हिमालय में ही पाई जाती है। तो ठीक वैसे ही पूछा गया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यानी कि कई चोटियां कहां पाई जाती हैं? तो वलित पर्वतों में ही पाई जाती है। निम्नलिखित में से शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग मतलब कि हटा दिया जाए अथवा प्रतिक्रिया के संभावना के द्वारा उसको ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपित किया जा सकता है? यकृत यानी कि लीवर हो गया, हृदय, हार्ट, त्वचा यानी कि स्किन, और कॉर्निया। तो आपको बताना है, तो इसमें कॉर्निया याद रखिएगा, बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया के इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात है, ज्वालामुखी है, चंद्रमा का आकर्षण, या समुद्र की सतह पर भूकंप है? इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। यानी कि उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर डी। समुद्र की सतह पर जो हलचल होता है उसकी वजह से सागर का जो जल है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में गतिशील हो जाता है ना, तो इस कारण से सुनामी की उत्पत्ति हो जाती है। जिसका मुख्य कारण क्या होता है? उसके यानी कि जो सी का जो बॉटम है, महासागर का जो बॉटम है, वहां पे कुछ हलचल हो गया, भूकंप आया, इस कारण से पानी क्या है कि अब वो अपने जगह से रिप्लेस हो जाता है, और इसके बाद मतलब एक जगह से हटा, तो इसका मतलब कि कोई पानी आएगा लेने के लिए। अब इस कारण से समुद्र के में गति हो जाता है ना, तो बहुत ऊंची ऊंची लहर उठने लगती है, सी वेव्स बहुत ऊंचा चला जाता है, इस कारण से सुनामी का आगमन हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 10, 11, 16 से 18, 12 से 16। कल से हम लोग नियमित रूप से साइंस को उठाएंगे, बेतरतीब तरीके से नहीं, बेतरतीब तरीके से आप लोग की तैयारी प्रभावित होगी। तो हमने आपको दे दिया है कि आप जितना भी शाखा है पहली बार में विज्ञान का करके आइए। फिजिक्स केमिस्ट्री का बाद में हम देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हमको आता ही नहीं है। विज्ञान कुछ बहुत बता देंगे बायोलॉजी का, तो ब्रांच वगैरह को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल वाले में 2-4 पूछेंगे और उसके बाद उसके अगला टॉपिक पे भी आएंगे। तो एक तरीके से आपका रेगुलर बेसिस पे तैयारी होते रहेगा, एक अच्छा रिवीजन भी आप लोग कर लीजिएगा। तो 12 से 16 ग्राम
प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। इरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ये रक्त का, ब्लड का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? 45 है, 55 है, 65 है या फिर 75 है? तो इसका उत्तर क्या है? तो 45 है, 45% इसका बनाता है। ठीक है, अब बुक में तो 45 दिया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड, कोलेजन है, ल्यूकोसाइट है, लिब्रिक्स है या फिर फेरेटिमा है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाता है ल्यूकोसाइट। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट कहते हैं, स्फीत कहते हैं, परासरण कहते हैं या फिर एक्वस चैम्बर कहते हैं? तो कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर करना है। बहुत आसान सवाल है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्वस चैम्बर। ये सब आसान सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुलस है, अगुलहस, मोजाम्बिक, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा या फिर बेंगुला? तो वो धारा जो हिंद महासागरीय धारा नहीं है। उत्तर बताइए। कल से सिस्टमेटिक तरीके से जो मैंने टॉपिक दे दिया है उसका स्टडी कीजिएगा। हालांकि कुछ सवाल मैं इधर उधर से लेकर के आऊंगा, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो लेकर के आऊंगा, लेकिन जितना टॉपिक आपको मैंने कल के लिए दिया है उस पर अच्छे से रिवीजन पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसमें जो पूछा गया हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो बेंगुला नहीं है। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि बेंगुला किस महासागर की धारा है? कोई बताइएगा। तो बेंगुला जो है वो अटलांटिक की धारा है। अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं है, अभी तक आप लोगों में से कोई नहीं बताया है, या फिर नेटवर्क की इशू होगी। तो बेंगुला याद रखिएगा अटलांटिक महासागर की जलधारा है, अगोलहस हिंद महासागर की जलधारा है, मोजाम्बिक हिंद महासागर की जलधारा है, दक्षिणी हिंद तो नाम ही लिखा हुआ है, तो हिंद महासागर की धारा नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, किसी का उत्तर नहीं आया? अनामिका आप दी थी, आप देना है आपको पीटी? अनामिका को पीटी देना है, मुझे बताइएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप तो पुरानी स्टूडेंट हैं। तो निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगुला नहीं है।